क्लास 11 चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अगला पॉइंट है सामाजिक श्रेणियां। आइए अब हम अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इतिहासकार टैसिटियस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, पैट्रेस, उसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता। अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फूहड़ मतलब निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेबर्स सॉर्डिडा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर में तमाशे दिखाने के आदी थे। और अंततः वह दास था। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटालवी परिवार के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में आरंभ हुआ, टैसिटियस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह जिसमें से एक सेनेटर था और नाइट या अश्वारोही था। दरअसल नाइट हम अश्वारोही ये थे, एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। मतलब अमीर वर्ग का एक श्रेणी बन चुका था। ठीक है, एक सम्रांत परिवार का एक श्रेणी बन चुका था। ये बड़े घराने के लोग हैं और राजा के बाद इनकी कद और काठी काफी ऊंची है। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीका या पूर्वी मूल के थे। ठीक है, यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यंत धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्भ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। तो मध्यम वर्ग में अब नौकरशाह और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट गिरोहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। हालांकि मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन था। साथ ही साथ उनसे नीचे भारी संख्या में एक निम्न वर्ग के लोगों का विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरोसिस यानी निम्नतर वर्ग कहा गया। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे और बहुत से लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर में भी अपनी नौकरी कर रहे थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में ये अपना काम कर रहे थे। प्रवासी कामगार थे और ऐसे लोगों को अनाज और जैतून की फसल कटाई इत्यादि कार्यों में लगाया गया था। पांचवी शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिम्पियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, उसने लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। बाद में इस साम्राज्य में 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से क्या मिल रहा था? चांदी मिलना बंद हो गया था और सरकार के पास मुद्रा के रूप में चांदी का सिक्का या चांदी मुद्रा का प्रचलन, पर्याप्त मात्रा में चांदी नहीं रह गया था। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित एक नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और उसके बाद के काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन में रहा, यानी सोने की भारी मात्रा में सिक्के जारी किए गए। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है।
एक घुड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रोम और अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। तो बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। और इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। रोम साम्राज्य के बाद के काल में, परवर्ती का मतलब होता है बाद का काल, वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें वेतन के रूप में सोने मिलता था और वे अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। साथ ही साथ साम्राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रणाली में भ्रष्टाचार ही व्याप्त था। जितने भी बड़े अधिकारी थे वे और गवर्नर थे, लूट खसोट और लालच के लिए बदनाम हो गए। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों पर रोकने के लिए बार बार हस्तक्षेप किया। फिर भी हमें इस संबंध में इसलिए ही पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों और अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व जो है ये बिल्कुल ही अभिजात यानी अमीर वर्ग और एक ही प्रकार के श्रेणी जगत के लिए उल्लेखनीय विशेषता रही है। मतलब अमीर वर्ग के लोगों के लिए, सामंतों की, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए वहाँ सहमति या यह सहमति, दरअसल यह सहमति आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। इस प्रकार चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। यही कारण है कि चौथी शताब्दी के अंतिम दशक में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए भी यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला कर लेगा। बाद के काल में क्या होता है कि हमने इस अध्याय के अंत में रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तन पर जो बदलाव आए, हम उसके बारे में थोड़ा नज़र डालेंगे। परवर्ती काल, पुरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर चौथी से सातवीं शताब्दी तक, यानी चौथी से सातवीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण था। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ और जिनमें से एक था बदलाव करने वाले में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी चौथी शताब्दी ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बना लिया तो वहाँ के लोगों ने भी क्या किया, ईसाईकरण करना चालू कर दिया। और दूसरा था सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतना ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय प्रारंभ हुआ। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य के किलाओं पर किले बनवाए, देखिए साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का फिर से पुनर्गठन किया, ठीक है, और यह सैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने जो भी ड्यूसेस थे, सेनापति थे, उसको और अधिक पावर दे दिया गया, स्वायत्तता दे दी गई, काम करने की क्षमता और अधिक प्रदान कर दिया गया, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर चला आया। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को तो बहुत मजबूत बनाया और अपनी ओर से बहुत कुछ परिवर्तन भी किए।
उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सोलिडिसस नाम का एक सिक्का चलाया जो नया सिक्का था और 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था, और यही सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नया प्रयोग था दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण करना, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। बात समझिए, कुस्तुनतुनिया कहाँ है? तुर्की में, और आज के इस्तांबुल नगर में बसा हुआ है। पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। तो यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ और मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। हमें अभिलेखों से पता चलता है, प्राचीन काल के अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई, और फिर इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण है। मतलब इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। धन का उन्होंने अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया, जिससे ऐसे व्यापार का बिल्कुल ही पुनरुत्थान हुआ और विकास ही हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में बहुत ही अधिक मजबूती आई, ठीक है, और उसका वृद्धि हुआ। साथ ही साथ स्थापत्य कला में नए नए रूप विकास हुए, विकसित किए गए, और अपनी सुख सुविधा के लिए अपनी भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। और शासन करने वाले में पहला स्थान कुलीन वर्ग कहीं ना कहीं अधिक धन और संपदा से काफ़ी अधिक शक्तिशाली बन गए। तो इस प्रकार मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पैपायरस पौधों के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, और उसी से हमें यह पता चलता है कि उस समय का समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था। क्या बड़े पैमाने पर मुद्रा रुपया का इस्तेमाल होता था? ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। और उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सोलिडियस यानी लगभग 35,000 पाउंड सोना, उससे अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके जो 5वीं और 6वीं शताब्दियों में अधिक विकसित और घने बसे हुए थे, इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसी अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। तो यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थे। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन इटालवी देवों और यूनानी देवी देवताओं का पूजा करते थे। हालांकि एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखना है, याद करना है, वह यह है कि ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, ठीक है, और इन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था यहूदी धर्म, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म, मोनोलिथ यानी विविधताहीन नहीं था। अर्थात परवर्ती काल जो था, बाद के कालों में यहूदी धर्म में अनेक सारी विविधताएं मौजूद थीं, और इस प्रकार 4वीं और 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक, मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक जटिल प्रक्रिया के रूप में परिणत हो गया। तो बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। मतलब एक देवता को न मानने वाला, दैट मीन्स अधिक देवताओं की पूजा करने वाला बहुदेववाद कहलाएगा। बहु मतलब बहुत सारे, देवता, और वाद मीन्स सिद्धांत, यानी बहुत सारे देवताओं के सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं उसे हम पॉलीथेइज्म कहते हैं, ठीक है, पॉलीथेइज्म कहते हैं, यानी बहुदेववाद।
तो इसका अचानक का ये गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत और इसके जितने सारे रीति रिवाज थे का लगातार विरोध करते रहे, और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा भी करते रहे हैं, आज भी ये करते हैं। ठीक है। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न या अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितने कि आगे चलकर हो गया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान देना है कि एक तरफ ईसाईकरण का प्रभाव बढ़ रहा है और एक तरफ बहुदेववाद की मान्यताएं खत्म हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बिल्कुल एक ईश्वर को मानने का चलन वो धीरे धीरे रफ्तार हो रहा है। अब ईसाईकरण उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म के भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बनाया गया। दैट मीन्स ईसाईकरण एक प्रक्रिया है। आप आम भाषा में ऐसे समझो कि मान लिया जाए मैं हिंदू धर्म का इंसान हूँ, तो मुझे हिंदू धर्म पसंद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कोई भी देवी देवता आपकी पूर्णता नहीं कर पाती है, न कर पाते हैं। सिर्फ ये कपोल और कल्पित घटना आपको भरमा करके रख दिया गया है, आपको वास्तविक ज्ञान से कोसों दूर रख दिया गया है। आप उन चीज़ों की पूजा करते हो जिनकी कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अपनी पढ़ाई की पूजा करो तो मतलब बनता है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सोचो, आप वास्तविक चीज़ पर सोचो तो बात बनती है। बट अगर हम कर्मकांड में जिएंगे, अंधविश्वास में जिएंगे, ठीक है, और ऐसी चीज़ की पूजा करेंगे जहाँ किसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, जैसे गोबर का, जैसे आधा आदमी आधा जानवर का, ये सब क्या है। तो इस प्रक्रिया में जो होता है कि आपको देवताओं के बीच उलझा दिया गया है आपके मन को, और पुण्य और पाप से आपको डरा दिया गया है। पाप और पुण्य से डरा दिया गया है और पुण्य और पाप से भी आपको डरा दिया गया है। अब आप स्वच्छंद नहीं हैं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे स्वतंत्र रूप से करें। तो मुझे अगर नहीं लगता है तो मैंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। इसी तरह से हर एक व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपना लेता है, एक पूरी आबादी, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ईसाईकरण का करना या ईसाईकरण का होना। अगर इसी जगह पर कहेंगे कि बौद्धीकरण का होना, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले का। हम लोग मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित थे और हम लोग भी बकायदा न सनातनीकरण किए गए हैं और ना ही हिंदू हैं। हिंदू के बीच की एक कड़ी में लटके हुए हैं जो बहुदेववाद को पकड़े हुए हैं। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी शताब्दी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहां पर बीमारी का भी प्रकोप बढ़ा और लगभग 540 ईस्वी के दशक में पूरा भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर में आने वाले जर्मन मूल के समूहों, जिसमें गोथ, वेंडल और लोम्बार्ड इत्यादि शामिल थे, ठीक है, इन लोगों का बड़े बड़े प्रांतों पर कब्जा हो गया और इसी तरह से इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, जिसको हम लोग पोस्ट रोमन राज्य कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जो इसका इम्पोर्टेंट राज्य था वो स्पेन में विसिगोथों का राज्य था, जिसे अरबों ने 711 से 720 ईस्वी के बीच नष्ट कर दिया। ये अरब आक्रमणकारी हमारे देश पर भी अब धावा बोलेंगे। ये 711 ईस्वी में अरबों ने वहां नष्ट किया, तो अरबों ने 711 और 12 ईस्वी में 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंध प्रदेश पर, और आपके यहाँ भी बिल्कुल ये आ चुका है। गौल में फ्रैंको का राज्य और इटली में लोम्बार्डी का राज्य, ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया के शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया के आम तौर पर मध्यकालीन कहा जाता है, जिस दुनिया को आमतौर पर मिडाइवल पीरियड कहा जाता है। यहां से एक मिडाइवल पीरियड की शुरुआत है, समझे। पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा,
जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जों से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अपना अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच में लड़ाई फिर छिड़ गई। रोम और ईरान के बीच में, ईरान में उस वक्त ससानी शासक था और उसने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिए और बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसे रोम साम्राज्य का ज़्यादातर इसी नाम से हम जानते थे। अब ध्यान दें, अगर कहीं भी बाइजेंटाइन साम्राज्य की बात आ जाए तो आपको रोम साम्राज्य याद रखने हैं, ठीक है। दैट मीन्स इटली। इसने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत और जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका, और अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम का विस्तार जो लगातार आक्रमण हो रहा था, वो प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद जब मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, तो पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। यानी ये दोनों अब कब्जा में आ जाता है, इसको अरब लोग जीत लेता है। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इसके पतन होने के साथ ही यूरोपीय व्यापारी का पतन हो जाता है और यहाँ पर अरबों की कब्जा हो जाता है। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुआ। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान और इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक पहुंच गई। अब हम अगले विषय 4 में देखेंगे कि किस तरह अरब प्रायद्वीप और वहां रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम का आगमन हुआ और क्षेत्रीय विस्तार हुआ। इसको आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं याद कर लेने हैं। इसी इम्पोर्टेंट घटनाओं को जो आपका ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा और उसमें काम आएगा। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वे बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे फॉरवर्ड भी करें, ताकि हमारे 11 और क्लास के 12th के बच्चे न केवल हमारे स्कूल के बल्कि पूरे इस राज्य के और पूरे इस देश के बच्चे लाभान्वित हो सकें।